नमस्कार, वीएमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है, बीते लोकसभा चुनाव में फूलपुर के जो विधायक प्रवीण पटेल जी थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। तो उनकी अब जो पद था वो खाली है, तो उनके पद के लिए अब फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए बहरिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्र जी। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो उपचुनाव का, जैसे कि आपको बता दें कि वो उपचुनाव के लिए बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो उनकी क्या रणनीति है, किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जैसे कि ब्लॉक प्रमुख है, तो वो ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आपने अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से आपने काम किए हैं? एज ए ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र के लिए जितने भी विकास कार्य होते हैं उसमें पूरी तरह से अपनी सहभागिता निभाते हैं। और आप अभी काफ़ी टाइम से बाहर बैठी हुई हैं जी जी। तो विकास के साथ साथ जन समस्याओं का निवारण भी किया जाता है। एज ए ब्लॉक प्रमुख जो भी हमारा कर्तव्य है उसको हम पूरी तरह से निभाते हैं जी। तो सर, जैसा कि आप उपचुनाव का टिकट मांग रहे हैं, तो ये बताइए आपको क्या समीकरण नजर आ रहा है, जबकि बीते लोकसभा चुनाव में जो प्रवीण पटेल जी थे वो लगभग 18,000 वोटों से वो पीछे थे। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें आपका दो प्रश्न है। पहला तो प्रश्न ये कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, ये गलत प्रश्न है आपका। हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में, उसके कार्यकर्ता कभी टिकट मांगते नहीं हैं। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तो निर्णय लेता है कि उसका कौन सा कार्यकर्ता किस पद के लिए उपयुक्त है। हम लोग संगठन के खाटी कार्यकर्ता हैं। संगठन का अगर आदेश आता है तो वो सहज स्वीकार रहेगा, और किसी और व्यक्ति को वो अगर आदेश करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग का समर्थन रहेगा। तो ये आपका हम एक डाउट क्लियर कर दें कि हमारी पार्टी में कोई मांगता नहीं है। जो मिलता है या जो देता है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा संगठन देता है। दूसरी बात रही कि हमारे जो निवर्तमान विधायक, आज के डेट के माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी रहे। हमारी जो फूलपुर की विधानसभा है, जो कि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि 17,800 या 900 वोट से जो हारे, तो उसका एक सबसे बहुत बड़ा कारण रहा कि भाई विधानसभा के लोग के अंदर उनकी एक चाहत बहुत ज़्यादा थी। सबको ये भी लग रहा था कि हमारी विधानसभा से अब परे चले जाएंगे, कई विधानसभा उनके पास हो जाएगी तो हम लोगों का कम ध्यान दे पाएंगे, या हम लोगों के अपने विधायक जी हैं, कौन जरूरत है सांसद बने के। और भाई विपक्ष था, उसकी भी अपनी अपनी तरह तरह की, एक तरह से देखा जाए तो षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रहे थे। किताब का एक छोटा सा गुटका लेके सीधे संविधान ही बदलने लगे थे। सीधे बोलने लगे थे कि अब की बार भाजपा आई तो संविधान ही बदल जाएगा, अब की बार भाजपा आई तो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। मिथक मिथक तरीके से कैसे भ्रमित करके हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों को कैसे भ्रमित करके कैसे कि बरगला दे कि भाजपा की सरकार ना आए, क्योंकि भाजपा की सरकार फिर से लगातार बार बार बन क्यों रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सर, जैसा कि संविधान बदलने के बाद आप कह रहे कि ऑपोजिशन ये उठा रही है सवाल, तो 400 पार का नारा जो उनका था, उसका यही तो मतलब हुआ ना कि वो संविधान बदलना चाहती है, कुछ छेड़छाड़ करना चाहती है बीजेपी। नहीं, तो आपको एक हम जानकारी बता दें कि 400 पार का ये कॉन्सेप्ट या ये लक्ष्य नहीं था कि हम संविधान बदल दें। वो हमारा एक काम करने का तरीका, या हम गांव के अंतिम पायदान तक का जो हम विकास की एक गति दे रहे हैं, जो एक विकास की धारा बहा रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग इस तरह से मोटिवेटेड थे कि हमारी 400 प्लस सीट जाएगी। लेकिन रही बात कुछ बदलने, नहीं, बात 300 पार नहीं गई, 400 पार नहीं गई। वो तो जितने भी हमारे लोकसभा के माननीय सदस्य 50% प्लस होंगे तो हमारी पूर्णतः सरकार बनी। तो उसका तो ये कहना कि 400 पार आते तो हम सब कुछ कर लेते। संविधान तो जो हमको अगर ऐसा कुछ होता तो उसके लिए 400 की आवश्यकता गाइडलाइन थोड़ी न थी। उसके लिए अब जैसे आप लोग को एक अच्छा ट्रेंड मिल गया कि आपने बोला 400 पार, आपने बोला 300 पार ही नहीं आई। ये देखिए, हमारा लोकतंत्र का देश है। आप विपक्षियों से कभी पूछिए ना कि पैतृक अधिकार कौन दिया है आपको, कि माने राहुल गांधी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? उनके पास क्या और कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट नहीं है क्या? राजतंत्र तो वो फॉलो कर रहे हैं, हम लोग तो प्रजातंत्र के हैं भाई। हम लोगों ने अपने जनमानस से एक आशा की, एक उम्मीद की कि हमको बढ़ चढ़ के मतदान करेंगे, हमारी इस विकास की गति को पहचानेंगे और हमें और हमारे कंधों को मजबूत करेंगे।
तो उसका ये नहीं होता है कि हम कोई बहुत अधिकार से कह रहे थे, हम अपनेपन में कह रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, क्योंकि हमें अपनापन ऐसा लग रहा सर था। हम लोग टॉपिक शायद भटक गए, वो 8,000 का जो था वो उस पे हम लोग रहते हैं कि 8,000 का कैसे जो खाई वो पार इस बार खाई कुछ नहीं है, हमारा उपचुनाव ऐतिहासिक मतों से हम लोग विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी रहेगा वह विजयी होगा जी। और जो आप लोग एक गैप बता रही हैं तो वो कोई अंतराल नहीं, हम समझते हैं कि विधानसभा के लिए कोई अंतराल है और विधानसभा का जो भी कैंडिडेट आएगा आने वाले समय में, भाई देखा जाए तो पिछली बार देखिए तो उनका जमानत जब्त थी, अब यार थोड़ा सा आए हैं तो उसी में आपको इतना ज्यादा लग रहा है कि जैसे कुछ चलने नहीं देंगे, कुछ होने ही नहीं देंगे। हमारा जो भी शीर्ष नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करें, माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, तो ये दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप ये खाई जो है वो पार पाएंगे? खाई पार नहीं पाएंगे, खाई के ऊपर आरसीसी स्लैब डाल देंगे कि जीवन में कभी खाई ऐसी बन ही ना पाए। और ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव में अपनी विजय हासिल करेगा। सर जिस तरह से उपचुनाव में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है, तो वो अब उपचुनाव में भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं रहेगा। तो आप बताइए कि आप किस तरह से इसको आप डिफेंड करेंगे? देखिए हम एक चीज बता दें कि ये दोनों मुद्दा जो है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा सब लोग बनाते हैं, माननीय मोदी जी की योजनाएं इतनी आई कि स्किल बेस्ड इंडिया बनाना है, सब लोग आरक्षण में और तरह तरह की नौकरियों का लालच दे के लोगों को ऐसा कर देते थे कि भाई नौकरी मिल जाए तो इनका परिवार चल जाएगा। जबकि मोदी जी का जो संकल्प है कि हमारा गांव, हमारा जो सब, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट गांव का होना चाहिए, गांव के ही लोग, ज्यादा जनसंख्या है गांवों में, और गांव के लोग अगर समृद्ध हो जाएंगे तो हमारा पूरा देश विकसित हो जाएगा। जितनी विकसित योजना, जैसे विकासशील में जैसे बात करें, स्किल इंडिया के लिए तरह तरह के उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट चलाया कि आपको अगर पॉलिटेक्निक में जाना है, इलेक्ट्रिक में जाना है या किसी भी क्षेत्र में जाना है तो उसकी सरकार की तरफ से आपको पैसा भी मिलता था और आपको फुल स्किल्ड पर्सन बनाते थे कि आपको कहीं नौकरी करने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े, आप स्वावलंबी बने, आप खुद का रोजगार करें, आप अपना करें कि आपके यहाँ 4 लोग काम करें। रही बात दूसरी महंगाई की, तो महंगाई में हम यह कहना चाहेंगे कि भाई जो हमारा ट्रेंड है या जो आने वाला एक समय जो भी बढ़ रहा है, तो अगर आज के 50 साल पहले बात करेंगे तो 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, आज देखा जाए तो 500 की वैल्यू कम है। अभी के 50 साल बाद देखेंगे तो 500 भी अपने को 5 रुपए के बराबर देखेगा। वो तो जैसे हमारी पॉपुलेशन और जैसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, वो तो मतलब ये वर्ल्ड वाइड है। कहीं एक आध देश का ऐसा नाम बता दीजिए कि जहां 100 रुपए की चीज 10 रुपए में कोई सरकार आई हो तो कर दी हो। वो सरकार अगर ऐसा कभी करती है तो भाई वर्ल्ड बैंक से लोन लेके बेवकूफ बनाने के लिए कर देती है और पूरा देश कर्जे में आ जाता है, फिर देशी पे दूसरा देश कब्जा कर लेता है। महंगाई तो एक तरह से पार्ट है लाइफ का, वो महंगाई आएगी, आपकी भी सैलरी, अभी आप पुराने लोगों से पूछेंगे तो 2000 महीने में काम करते थे, आज मिनिमम जो वेजेस है हमारा 14,000 है, आई थिंक 14,000, 14 से 15,000 रुपए मिनिमम वेजेस है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो आने वाला ट्रेंड महंगाई के साथ साथ हर चीज, जमीनों को देख लीजिए, गाँव में जमीन 2 लाख फीट बिक रही है, 2.5 लाख फीट बिक रही है, जबकि एक जमाना था कि 250 रुपए बीघा बिकती थी। तो बाकी सब चीजें क्यों नहीं दिख रही लोगों को? गांव गांव में इतनी सड़क, आप अभी आप बहरिया ब्लॉक तक आए, आपने देखा कितने फीट की सड़क बनी है? आप लाइट देख रहे हैं, एसी चल रहा है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, बहरिया गांव भी है, ये बहरिया गांव भी है जहां ब्लॉक है, आप 18 घंटे 20 घंटे कंटिन्यू लाइट पा रही है। क्या है? गांव को शहर बनाने की एक सरल प्रक्रिया है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी रहेगी, रोड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, तो हम लोग गांव को शहर के लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो शहरी का एक तरह से विस्तार होगा तो सब लोग अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। पहले लोग जो है गांव के लोगों को एक गिरी उससे नजर से देखते थे, अरे गांव वाला है। आज कोई कह नहीं सकता है कि कौन गांव वाला है, कौन शहर वाला है। अब ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार में जो चीज प्राइवेट जैसे हो रही है तो वो सही है, जैसे कि आपने कहा प्राइवेट जैसे लोग, देखिए एक चीज हम बता दें कि चाहे आप एजुकेशन में ले लीजिए, अभी प्राइमरी विद्यालय के बारे में बहुत तेजी से चला। अगर आप प्रैक्टिकल फैक्ट में जाएं, अगर आपका भी कोई गांव हो तो अपने गांव में पता कर लीजिएगा कि यही 7-8 साल पहले, 10 साल पहले मास्टर साहब लोग रेगुलर स्कूल नहीं जाते थे। जो सैद्धांतिक मास्टर साहब लोग रहते थे वो तो पढ़ाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अपना अल्टरनेट सेट करके रखते थे कि 5 दिन तुम आना, 5 दिन हम आएंगे।
आज की डेट में जब से थंब का एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ विद्यालयों में, एक दहशत क्रिएट हो गई कि रेगुलर विद्यालय जाना है। अब विद्यालय रेगुलर जा रहे हैं तो बच्चों को देखेंगे ही देखेंगे, स्वाभाविक है। पहले प्राइमरी विद्यालय का रंग रूप इतना खराब रहता था कि पता लगे पानी बरसे तो पानी गिर रहा है, ठंडी आए तो कुछ नहीं, चारों तरफ से खुला लग रहा है। तो आज के जो कायाकल्प के माध्यम से हर प्राइमरी विद्यालय टाइलीकरण हुआ, पंखा, लाइट, हर विद्यालय, किसी भी आप विद्यालय में जाइए तो सब विद्यालयों का सौंदर्यीकरण किया गया। ये सब क्या है? क्योंकि हमारे गांव के लोगों का विकास हो, बच्चे पढ़ने आए, साफ सुथरा रहेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। सर, कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो क्या आप बताइए कि शासन के बदौलत ये बीजेपी जो उपचुनाव वो जीती? भारतीय जनता पार्टी अपने पद का और अपने पावर का कभी गलत तरीके से सहयोग नहीं करती है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाया था ब्लॉक प्रमुख बारिया पद का, मैं 9 वोटों से हार गया था, क्योंकि कोई भी बाहुबलपन या कोई भी इस तरह से कुछ नहीं हो पाया। दोबारा हमने अविश्वास कराया, फिर से मैं चुनाव लड़ा न्यायप्रिय तरीके से, फिर मैं ब्लॉक प्रमुख बना। तो मैं कैसे मान लूं कि शासन सत्ता, भाई इसमें तो मेंबर का रहता है काउंट, जब इसमें कुछ नहीं हो पाया तो विधानसभा में तो जनमानस से कितने लोगों को हम जाके रोक लेंगे। सर, जैसे कि आप ब्लॉक प्रमुख है, फूलपुर में 4 ब्लॉक प्रमुख है, उसमें से 3 जो है वो टिकट ही मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक ब्लॉक प्रमुख पूरे विधानसभा में प्रभाव रख पाएगा? देखिए, मैं फिर से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वो पूरे विश्व में प्रभाव डाल सकता है। अच्छा। एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में इस समय छाए हैं ना, जहाँ जाते हैं लोग खड़े होकर रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो वो भी तो एक कार्यकर्ता ही थे ना। डायरेक्ट सीएम पीएम तो बन नहीं गए थे, डायरेक्ट वो एक कार्यकर्ता ही थे संघ परिवार के। तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को आप विश्व में पूरा प्रभाव डाल सकता है, ऐसी दक्षता रहती है। सर, अगर बात करें जो बीते लोकसभा चुनाव गया है उसमें बीजेपी अयोध्या से हार गई, इस पे आप क्या इसकी वजह मानते हैं आप? नहीं, अयोध्या से हार गई इसकी वजह ये मानते हैं कि ये कोई मतलब कि ये तो पूरे विश्व में ये चर्चा कि अयोध्या में कैसे हार गई। यही तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र है। और भाई, अयोध्या की बात जहाँ करते हैं, जहाँ के राजा देजाज प्रभु श्री राम रहे हों, जिनका खुद का राज्याभिषेक होने वाला हो, तुरंत 14 वर्ष का वनवास मिल गया हो, वह संघर्षों की तो भूमि है ही। हो सकता है प्रभु श्री राम और किसी तपस्वी की जरूरत हो सकता है कि और कुछ अपना विकास कराना चाह रहे हो। तो ऐसे तो प्रभु श्री राम पिताजी की आज्ञा मान के वो चले गए वनवास, तो गलत तो नहीं हो गया उनके साथ, क्योंकि वह एक संस्कार था जनता के। वहां की जनता ने हमारे जो सांसद प्रत्याशी थे उनको स्वीकार नहीं किया, तो वो भी हो सकता है किसी भाव में आशीर्वाद मिला हो। हार जीत तो 2 पहलू हैं, इससे आप किसी को खराब किसी को अच्छा थोड़ी ना कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तो प्रजातंत्र है। तो सर, आप बताइए कि अभी वर्तमान में आप फूलपुर विधानसभा में किस तरह की कमी देखते हैं, क्या कमी आप देखते हैं? देखिए, फूलपुर विधानसभा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी थोड़ा सा जो लगती है कि जो हमारे यहाँ एक तरह से सरकारी विभागों का एक तरह से मतलब थोड़ा सा हमारे कार्यकर्ता के प्रति उनका वो पॉजिटिव समर्थन नहीं रहता है कि जो दूसरी सरकारों में रहता है। आदमी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सबका भाव रहता है कि अपने पड़ोसियों से तुलना करते हैं। उनको लगता है कि वो दूसरी पार्टी का ये था, उनकी सरकार थी तो ये करा लेता था, मेरी पार्टी में ये हूँ तो ये नहीं करा पाता हूँ, और कोई अंतर नहीं है। न और किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक जो विधानसभा के प्रत्याशी होंगे उनका कुशल नेतृत्व करना आना चाहिए। कुशल नेतृत्व करना होगा तो सब काम आसान रहेगा। ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना ज्यादा योजनाएं दी, आपको बताइए, शिक्षा से लेके, दीक्षा से लेके, विवाह से लेके, वृद्धा से लेके, विधवा से लेके, विकलांग से लेके, कौन सी ऐसी योजना है जिसके बारे में माननीय मोदी जी ने ना सोचा हो, माननीय योगी जी ने ना सोचा हो। किसान सम्मान निधि ले ले हम, खेत का भी इंश्योरेंस होने लगा, कोई कभी सोचा था? पहले बरसात हो जाती थी कंटिन्यू, सब किसान हाथ सर पे हाथ रख के बैठ जाते थे। आखिर सोचने वाला व्यक्ति तो मिला ना। इम्प्लीमेंटेशन में तो टाइम लगता ही है ना। प्लानिंग जितनी सरल होती है, एग्जीक्यूशन उतना ही टफ होता है। अगर फैक्ट पे जाएंगे हम तो सबसे अच्छे समय पे चल रहे हैं। आज आप लोग भी खुल के एकदम आ रहे हैं। आप लोग तो डेटा देखा करिए ना भाई। हम तो मीडिया के माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि आप लोग एक तरह से वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हर चीज का डेटा देखना चाहिए विकिपीडिया से कि पहले का क्राइम रेशियो क्या था, आज का क्राइम रेशियो क्या है।
पहले लोग कितने राइफल लेके चलते थे, आज कितने राइफल लेके चलते हैं। पहले क्राइम छिनैती कितनी होती थी, आज छिनैती क्राइम कितना हो रहा है। कंपैरिजन करेंगे तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा। तो सर 3 बार से रहे विधायक प्रवीण पटेल जी ने कितना काम किया कि फूलपुर की जनता ही उनको पीछे कर गई। देखिए 3 बार से विधायक रहना भी अपने आप में एक गर्व की बात है भाई। 3 बार लगातार विधायक रहे, दूसरी बार की उन्होंने काम किया होगा तभी 3 बार रहे, क्योंकि भाई काम के अलावा, अपने व्यक्तित्व के अलावा दूसरा कोई कारण तो हो नहीं सकता। इस बार पीछे रह गए। इस बार लोकसभा था, फाइनली रिजल्ट तो जैसे होता नहीं कि सारे सेमेस्टर में बैक हो गया, फाइनल एग्जाम में पास कर लिए, सारे सेमेस्टर तो पास हो गया। ये जरूरी थोड़ी ना कि अपनी विधानसभा से 20,000 से जीते दूसरे में कर दें। हो सकता है अपनी विधानसभा में कम समय दिए हों। हम इसको हार जीत को कोई वो नहीं मानते हैं, ये सब पार्ट है। जनसेवा करना है, जीत गए बढ़िया करेंगे, हार गए तो कम करेंगे, चलता रहेगा। तो अगर आपको फूलपुर की जनता अगर आपको मौका देती है तो आप क्या काम करेंगे? हम सबसे पहले तो जो आपने खाई बताया उस पर आरसीसी डलवाएंगे, और दूसरा हम अपने लोगों का विशेष ध्यान रखेंगे कि दूसरी बार ऐसी खाई बनने की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि जो विकास की पहिया चल रही है तो उसके में हम लोग और तेजी लाएंगे। तो सर आप फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? फूलपुर से जनता से यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको आप लोग अपने मत के माध्यम से सबसे ज्यादा मजबूत करिएगा, जिससे आपका और हमारा और पूरे देश का एक अच्छा समय आएगा, विकसित राष्ट्र बन पाएगा। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी कर रहे बहरिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्र जी थे। उनसे हमने चुनाव के बारे में बातचीत की। उन्होंने जैसा कहा कि अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो वो सबसे पहले जो 17,900 का जो अंतर था उस पर वो काम करेगी, उस पर वो आरसीसी डालेगी और वो अपने जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के वो चलेगी। तो चलिए अब देखते हैं, वो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसको टिकट देती है, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं। तो चलिए ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMQT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो से शर्मा के साथ फिर मिलेंगे।